साल 2014 में उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसा मर्डर केस सामने आता है जिसको सुनने के बाद जितने भी लोग थे वो कहीं ना कहीं दहल से गए थे। ये केस पूरी की पूरी जो मिस्ट्री थी ये उत्तर प्रदेश के बहुत ही एक रसूखदार परिवार के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था। और अंत में जब इस केस का रिजल्ट सामने आता है, जब इस केस के बारे में ज्यादा जानकारी सामने आती है तो पता चलता है कि कातिल उन्हीं के परिवार में से एक शख्स है। कैसे पूरा कहानी रिवॉल्व करता है, किस तरीके से पूरी कहानी चलती है, आज के इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दसानी परिवार कानपुर के सबसे जाने माने और रसूखदार परिवारों में से एक है। एक बिजनेस फैमिली है, काफी ज्यादा पैसा है, खूब सारे फैक्ट्रीज है और मेनली इनका काम बिस्किट का होता है। कानपुर जाना जाता है बिस्किट्स के लिए, कानपुर जाना जाता है पान मसालों के लिए और अलग अलग तरीके के व्यापार के लिए। कानपुर को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ओम प्रकाश दसानी एक बिस्किट की कंपनी को ओन करते हैं, एक बिस्किट के कह सकते हैं एंटरप्राइज को वो ओन करते हैं। उनके दो बेटे हैं जिसमें से छोटे बेटे यानी पीयूष की शादी साल 2012 में जबलपुर के ही एक बहुत ही रसूखदार परिवार में, उनके बराबरी के परिवार में ज्योति नाम की लड़की से हो जाती है। पीयूष ज्योति हस्बैंड वाइफ बन चुके थे। उनकी शादी को अब तकरीबन 2 साल हो चुके थे। अब साल 2014 आ चुका था। दिन 27 जुलाई रविवार के दिन दोनों ही पति पत्नी ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग कहीं आउटिंग के लिए जाएंगे, कहीं घूमने फिरने के लिए जाएंगे। कि ज्यादा समय हुआ नहीं था, सिर्फ 2 साल ही हुए थे शादी को, तो दोनों के बीच में प्यार भी था, दोनों के बीच में चीजें एकदम नई नई थी, फीलिंग्स अभी भी बरकरार थी। दोनों ही हस्बैंड वाइफ डिसाइड करते हैं घूमने के लिए जाएंगे, खूब सारा एंजॉयमेंट करेंगे और अपने संडे को यादगार संडे बनाएंगे। क्योंकि एक बिजी फैमिली में, एक बिजनेस वाले फैमिली में ऑलमोस्ट वीक डेज पे सभी लोग बिजी होते हैं, तो संडे का दिन ही खाली मिलता है। तो पीयूष और साथ में उनकी वाइफ संडे को आउटिंग के लिए निकलते हैं। बढ़िया गाड़ी से वो लोग पहले जाते हैं। 11 बजे एक बढ़िया रेस्टोरेंट में जाकर के पहले वो लोग ब्रंच ऑर्डर करते हैं। वो लोग ब्रंच करके रेस्टोरेंट से निकल ही रहे थे कि तभी 4 बदमाश 2 बाइक के ऊपर सवार होकर के आते हैं और वो लोग पीयूष को मारने पीटने लगते हैं। ये सब देख करके ज्योति वहां चिल्ला रही थी, लोगों को उसे बचाने के लिए बोल रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। उसमें से 4 में से 3 बदमाश उसको गाड़ी में लेकर के जाते हैं, जबकि एक बदमाश लगातार पीयूष को मारे जा रहा था। जब वो देखता है कि पीयूष ऑलमोस्ट बदहवास हो चुका है, अब वो थोड़ी देर तक नहीं उठने वाला, वो जाता है और गाड़ी को ड्राइव करके वहां से चला जाता है। पीयूष उठता है, साइड में एक बाइक सवार बाइक से जा रहा होता है, उससे लिफ्ट लेता है, तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है, अपने घर पर अपने पिताजी को कॉल करता है। क्योंकि कानपुर में दिन दहाड़े उस प्रदेश के सबसे अमीर परिवारों में से एक परिवार के छोटे लड़के के साथ और छोटी बहू के साथ इस तरीके की वारदात दिन दहाड़े हुई थी। ये कोई आम घटना नहीं थी कानपुर के लिए, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। कानपुर में यूं तो कई अपराध होते रहते हैं, लेकिन एक रसूखदार परिवार के साथ, एक नामचीन परिवार के साथ इस तरीके की चीजें होना कहीं ना कहीं थोड़ी सी और जरूर थी। पुलिस स्टेशन जाकर के पीयूष अपने बयान को दर्ज करवाता है, FIR लिखवाता है। उसके बाद पीयूष के साथ साथ ही कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी उसके घर आते हैं, क्योंकि मामले की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी। इस केस को सुलझाना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो इस समय कानपुर में तहलका मचना तय था। अब खबर जबलपुर भी पहुंच चुकी थी, ज्योति के घर पे भी बात पहुंच चुकी थी। अभी तक कोई भी खबर नहीं थी कि आखिर वो बदमाश, वो 4 गुंडे कहां पर ज्योति को लेकर गए हुए हैं। यहाँ पे पीयूष काफी हताश परेशान हो चुका था। पुलिस वाले घर पहुंचते हैं। अब घर पर जाकर के पूछताछ चालू होती है, किस तरीके का उनका हुलिया था, किस तरीके की चीजें थी, सब चीज वहां पे पूछताछ चालू कर दी जाती है। इतने में PCR कंट्रोल रूम से कॉल आता है और उसमें ये चीज बताई जाती है कि कानपुर में एक जंगल के पास से वही गाड़ी बरामद हुई है जो कि पीयूष की गाड़ी है। उस गाड़ी में जब देखा जाता है, पता किया जाता है, तो अंदर ज्योति की लाश पड़ी हुई थी। ज्योति को 17 बार वार किया गया था ज्योति के ऊपर, हथियारों से, काफी शार्प हथियार थे जिनसे उनके ऊपर वार किया गया था, और जिसके बाद उनके बचने के कोई भी चांसेस नहीं थे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई थी। मौके और वारदात से तुरंत उनको हॉस्पिटल रेफर किया जाता है। यहाँ पे उनका पोस्टमार्टम होता है। हॉस्पिटल सभी लोग पहुंचते हैं, पूरी फैमिली पहुंचती है, पीयूष भी पहुंचता है, और वहाँ पे उसके बाद जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी वो आती है। लेकिन अभी तक सब कुछ खत्म हो चुका था।
अभी तक कोई भी हत्यारा हाथ नहीं लगा था और पुलिस के हाथ पांव अब फूलने शुरू हो चुके थे। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा होता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर को काफी ज्यादा शॉक करता है, उसके दिमाग को कहीं ना कहीं ठनका के रख देता है। जो पुलिस ऑफिसर पहले पीयूष के घर गए थे, उन्होंने थाने में भी उससे मुलाकात की थी और अब अस्पताल में भी थे, उनमें से कुछ पुलिस ऑफिसर्स कॉमन थे और उन्हीं में से एक पुलिस ऑफिसर ने एक बहुत ही अहम चीज नोटिस की। उसने ये नोटिस किया कि पीयूष जब घर पे था तो उसने एक अलग टी शर्ट पहनी हुई थी और जो टी शर्ट उसने अस्पताल में पहनी थी वो टी शर्ट एक अलग टी शर्ट थी। अब ये चीज उसके दिमाग में ठनकती है कि भाई एक लड़का, एक हस्बैंड जिसकी वाइफ को किडनैप कर लिया गया है, इसकी वाइफ का खून कर दिया गया है, उसके पास क्या इतना समय है, क्या उसके पास इतने सेंसेस मौजूद हैं उस समय कि वो अपने कपड़े चेंज कर रहा हो, कि वो अपने टी शर्ट को चेंज कर रहा हो। ये चीज़ उसके दिमाग में थोड़ी सी ऑड ज़रूर लगती है। वो ये चीज़ अपने सीनियर ऑफिसर के साथ शेयर करता है, कानों कान जाकर के उनको ये चीज़ डिलीवर करता है, तो ये चीज़ उनको भी थोड़ी सी ऑड लगती है। अब शक की सारी सुइयां पीयूष यानी कि ज्योति के हस्बैंड की तरफ मुड़ चुकी थी। पीयूष को अब एक सस्पेक्ट की तरफ पुलिस देख रही थी। पुलिस को अब ये जांच करना था कि क्या सही में पीयूष ने ही खून किया है ज्योति का, या जो शक की सुइयां उनकी तरफ मुड़ रही हैं वो कहीं ना कहीं यूं ही बेवजह है। अब पुलिस के सामने एक कह सकते हैं रास्ता जरूर था, एक डायरेक्शन जरूर थी जिसकी तरफ उनको चलना था और जहां से उनको कहीं ना कहीं चीजों को निकलवाना था। इससे पहले कि पुलिस डायरेक्ट पीयूष के ऊपर हाथ डाले आसान नहीं था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया काफी रसूखदार परिवार था। इस तरीके से बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के आप इस तरीके से उनको अरेस्ट नहीं कर सकते, ना इस तरीके से उनको कस्टडी में ले सकते हो। पुलिस ने उससे पहले जिस रेस्टोरेंट में वो गए थे उस रेस्टोरेंट के सीसीटीवी को निकलवाया। कार्निवल नाम का वो रेस्टोरेंट था, उसके सीसीटीवी फुटेज को निकलवाया जाता है, तो उसमें काफी सारी चीजें ऑड निकलती। सबसे पहले तो पति और पत्नी यानी कि ज्योति और पीयूष एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। वो दोनों तकरीबन 1.25 घंटे उस रिकॉर्डिंग में हमको दिखाई देते हैं, यानी कि 1.25 घंटे वो उस रेस्टोरेंट में होते हैं और इस दौरान वो दोनों एक बार भी बात नहीं करते हैं। इस दौरान पीयूष लगातार अपने फोन पे लगा हुआ था, किसी से चैट कर रहा था और थोड़ी देर बाद वो उससे कॉल पे भी बात करने लगता है। यानी दोनों पति पत्नी जो कि काफी ज्यादा एक दूसरे के क्लोज दिखाई पड़ते हैं दूर से, लेकिन पास अगर जाकर देखा जाए तो सीसीटीवी में उनके बीच में कोई भी कन्वर्सेशन नहीं हुआ 1.5 घंटे के दौरान, जबकि वो आउटिंग के लिए आए हुए हैं, जबकि वो घूमने के लिए आए हुए हैं। अब ये चीज इनफ थी पुलिस के लिए। पुलिस ने उसको बुलाया, पीयूष से पूछताछ शुरू हुई। अब उसी तरीके से जिस तरीके से एक मुजरिम के साथ होती है, जिस तरीके से एक सस्पेक्ट से पूछताछ की जाती है, पुलिस उससे एक एक करके सभी चीजें पूछना शुरू करता है। सबसे पहले वो टी शर्ट वाली बात, उसके बाद वो सीसीटीवी वाली बात, लेकिन अभी तक पीयूष कुछ भी उगलने को तैयार नहीं था। अब पुलिस को मजबूरन जबरदस्ती पीयूष के कॉल रिकॉर्ड्स को निकलवाना पड़ता है और जो कॉल रिकॉर्ड्स को निकलवाया जाता है वो पुलिस के द्वारा चोरी चुपके से निकलवाया जाता है, क्योंकि अगर उनको ये चीज पता चल जाती कि भाई जो ओम साहब है उनके बेटे पीयूष के ऊपर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, तो पुलिस के ऊपर ही बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हो जाते। जब कॉल रिकॉर्ड्स को निकलवाया जाता है तो एक नंबर से लगातार पिछले 3 से 4 साल से काफी ज्यादा बातचीत हो रही थी, उसकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा थी, दिन में घंटों घंटों उस नंबर पे बातचीत होती थी। जब उस नंबर को ट्रेस किया गया तो पता चला वो एक मनीषा नाम की लड़की का नंबर है और वो लड़की उसी शहर की एक बहुत ही फेमस कोई पान मसाला बनाने वाली ब्रांड के मालिक की बेटी है। अब जब पुलिस को ये चीज़ पता चलती है तो मनीषा से संपर्क किया जाता है, मनीषा को बुलाया जाता है और मनीषा से भी पूछताछ की जाती है कि आखिर उनका क्या रिश्ता है पीयूष के साथ। अब चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुलनी शुरू हो चुकी थी। मनीषा चीज़ों को पुलिस के सामने रखना शुरू करती हैं कि उन दोनों के बीच में कह सकते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। पीयूष शादी के बंधन में तो जरूर था, लेकिन वो अपने शादी के बंधन से खुश नहीं था। इसी वजह से वो मनीषा के साथ भी था और इसी वजह से वो अपनी बीवी के साथ नहीं रहना चाहता था। अब इन सब के बीच में ये तफ्तीश चल ही रही थी कि एक डायरी बरामद होती है। वो डायरी थी खुद ज्योति की। ज्योति रोज अपनी डायरी को लिखना पसंद करती थी, अपने दिन की चीज़ें उसमें लिखा करती थी और उसमें उसने हर एक चीज़ लिख रखी थी जो कि जिस तरीके से उसके सामने बिहेवियर था पीयूष का। उसने साफ तौर पर लिखा कि ऐसा लगता है कि पीयूष की शादी मेरे से मजबूरन की गई। वो अपने पापा की, अपने पिता की सिर्फ और सिर्फ लाज रखने के लिए उसने मेरे से शादी कर ली, लेकिन उसका मेरे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो एज अ हस्बैंड आज तक मुझे उसने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। उसने मुझे ये चीज़ कहा है कि वो मुझे कभी भी अपनी पत्नी की तरह एक्सेप्ट करेगा भी नहीं, क्योंकि उसके दिल में कोई और लड़की है।
मैं जब रात को सो जाती हूँ तो वो घर से बाहर निकलता है और तकरीबन मेरे सो के उठने से पहले वो मेरे कमरे में वापस आ जाता है। इन सब चीज़ों को लेकर के मैंने अपने सास ससुर से भी शिकायत की, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई भी रिस्पॉन्स सामने नहीं आया। ये वो सीक्रेट डायरी थी जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें थी, काफ़ी सारे रिवेलेशन थे पीयूष के बारे में। एंड में जाकर के पीयूष इन सब चीज़ों को एग्री करता है और वो बताता है कि किस तरीके से उसने ये पूरी साजिश रची ताकि वो ज्योति को मार सके, ज्योति को मरवा सके या फिर एंड में जाकर के मनीषा के साथ शादी कर सके। इस पूरे मर्डर मिस्ट्री की जो पूरी की पूरी साजिश है मनीषा और पीयूष ने साथ में मिलकर के की और एंड में जाकर के एक टी शर्ट बदल लेने की गलती की वजह से इनकी मर्डर मिस्ट्री फेल हो गई। इनकी पूरी की पूरी प्लानिंग के ऊपर पानी फिर गया। उसने बताया कि उसने अपने ही एक ड्राइवर को 50,000 रुपए की लालच दी थी। उसने कहा था कि अगर तू इस तरीके का चीज़ करेगा, मेरी प्लानिंग में मेरा साथ देगा तो मैं तुझे 50,000 रुपए दूंगा, साथ में रहना पीना खाना सब कुछ मेरी तरफ से, सब कुछ फ्री तेरे लिए हमेशा के लिए। उसके बाद वो अपने चारों और इसी तरीके के नौकर जाकर को बुलाता है, उनको अपने साथ करता है, कुछ शार्प शूटर्स को रखता है, कुछ बदमाशों को रखता है और उन सब को मिला करके ये एक प्लानिंग बनाता है। और जिस प्लानिंग के बाद ज्योति को मारा जाता है, वो रेस्टोरेंट में उसका बिजी होना, वो उन्हीं लोगों के साथ बातचीत कर रहा था, वो उन्हीं लोगों से कोऑर्डिनेट कर रहा था कि किस तरीके से ज्योति के साथ बर्बरता की जाएगी, ज्योति को मारा जाएगा और ये सब चीज़ें पुलिस के सामने ना आ पाए। लेकिन एंड में जाकर के जैसे कि मैंने आपको बताया कहीं ना कहीं सुराग छोड़ ही देता है एक अपराधी और जिसकी वजह से उस समय कहीं ना कहीं पकड़ा गया पीयूष। उस समय सबको ये चीज़ लग रहा था कि पीयूष कहीं ना कहीं छूट जाएगा, कहीं ना कहीं उसको छुड़वा लिया जाएगा क्योंकि उसकी फैमिली पावरफुल थी, उसके पिता पावरफुल थे, पूरा सिस्टम ही उनका था एक टाइप से। उस समय ज्योति को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चले, ज्योति को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया गया था उस दौरान और यही वजह है कि काफ़ी स्ट्रिक्ट उस समय सज़ा मिली थी इन दोनों को ही। एक समय के बाद मनीषा को तो जेल से रिहाई मिल गई लेकिन पीयूष को जेल से रिहाई नहीं मिली। अब ये थी वो कहानी जिसने साल 2014 में कानपुर को बुरी तरीके से हिला करके रख दिया था, जिसने ज्योति के हक में आवाज़ उठाने के लिए हर किसी को जागृत किया था। आज की ये कहानी यहीं तक। आज की मर्डर मिस्ट्री आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और कोई रिकमेंडेशन हो ज़रूर कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपनी रिकमेंडेशन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें बिहाइंड द क्राइम को।